जीवन के साथ परिपूर्ण रूप से संबद्ध देखना चाहता हूं। आज तक तो धर्म और जीवन दो विरोधी बातें थी और मेरी प्रतीति है कि जीवन इसी विरोध के कारण अधार्मिक हो गए। अगर धर्म जीवन विरोधी है तो जीवन अधार्मिक हो ही जाएगा। आज जीवन में जो भी बुराई और जो भी पतन दिखाई पड़ता है, उसके बुनियाद में यही कारण है कि जीवन को जो शुभ और सुंदर बना सकती थी दृष्टि, उसे हमने जीवन की शत्रुता बना रखा है। जैसे कोई जीवित व्यक्ति श्वास लेने का दुश्मन हो जाए और फिर मर जाए इस कारण क्योंकि वो श्वास लेने के विरोध में था, वैसी ही पूरी समाज की स्थिति हुई है। लेकिन मैं जीवन और धर्म को एक ही मानता हूं और इसीलिए जीवन के समस्त पहलुओं पर सोचता हूं कि वे कैसे मनुष्य की आत्मा के ज्यादा निकट, सत्य के ज्यादा करीब, शांति और आनंद तक पहुंचाने वाले बन सकते हैं। इसी ख्याल से समाज और समाज की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में भी थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। साधारणतः साधुओं और या संतों का सामाजिक और आर्थिक विषयों से कोई संबंध मालूम नहीं होता। स्वभावतः आपके मन में ख्याल आया होगा कि मैं सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जीवन व्यवस्था के संबंध में क्या कहूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक जीवन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कुछ न कहना भी एक दृष्टिकोण है। समाज की आर्थिक व्यवस्था जैसी चल रही है वो वैसी ही चलती रहे। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो चुप रहेंगे। आज तक के साधु और संत अगर चुप रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं कि उनकी कोई दृष्टि नहीं है सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रति, बल्कि जो चल रहा है वो ठीक है, ऐसी दृष्टि होने के कारण कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा गया। मुझे दिखाई पड़ता है कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, जो चलता रहा है वो ठीक नहीं था, और जिसकी अत्यधिक संभावना पैदा हो गई भविष्य में चलने की, वो भी ठीक नहीं होने को है। पूंजीवाद या तो मर चुका है या मरने के करीब है। पूंजीवाद के मरने से शायद किसी को बहुत दुख भी नहीं होगा, लेकिन पूंजीवाद के साथ कुछ अद्भुत खूबियां थी, वो भी उसके साथ मर जाएंगी। इससे घबराहट होनी जरूरी। पूंजीवाद ने मनुष्य को कुछ दिया था, वो भी उसके साथ ही छीन सकता है। सारे जगत में विचारशील व्यक्ति, चाहे वे किसी वर्ग के हों, एक बात से भर गए मालूम पड़ते हैं, और वो ये व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और इन सारे विचारों के पीछे एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव है जो हर आदमी को दिखाई पड़ता है, और वो विकल्प है आने वाले भविष्य में हमें एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करनी है जो समानता पर आधारित हो या स्वतंत्रता पर। शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव का मौका मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं आया था। अब तक हम ऐसा ही सोचते थे, और फ्रेंच क्रांति ने इसी तरह का नारा दिया था कि मनुष्य को समानता और स्वतंत्रता चाहिए। शायद क्रांति को नारा देने वाले लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि समानता और स्वतंत्रता दो विरोधी बातें हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टरी। आपस में वे दोनों विरोधी हैं। अगर हम समानता की पूरी चेष्टा करें तो स्वतंत्रता का अंत हो जाना सुनिश्चित है, और अगर हम मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दें तो समानता किसी भी भांति स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता के भीतर असमान होने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, और मनुष्य को समान करने की चेष्टा में
मनुष्य का जो मौलिक स्वभाव है उसका दमन करने के लिए जरूरी होगी कि हम स्वतंत्रता को समाप्त कर दें। मनुष्य स्वभाव से असमान है, कोई दो मनुष्य समान नहीं है, न योग्यता में, न व्यक्तित्व में, न पात्रता में, न गुणों में। कोई भी दो मनुष्य समान नहीं है और किसी भी भांति उनको समान करने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम प्रत्येक व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता छीन लें और जबरदस्ती समानता उसके ऊपर थोप दें। निश्चित ही पहले यह संभव नहीं था, आज यह संभव हो गया है। नए ड्रग्स हैं, ब्रेन वॉश है, नई टेक्नोलॉजी है और मनुष्य के मन को और मनुष्य के स्वभाव को इस भांति से दमन किया जा सकता है कि मनुष्य के भीतर वो जो भिन्नता है वो समाप्त हो जाए और मनुष्य यंत्रों की भांति समान हो जाए या चींटियों की भांति समान हो जाए। समाजवाद ने सारी दुनिया में जो ख्याल पैदा किया है, मनुष्य की समता का जो मोह पैदा किया है, वो बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला है। अगर हमें यह ख्याल पकड़ गया कि मनुष्य को समान करना है सभी दृष्टियों से, तो मनुष्य का समाज धीरे धीरे चींटियों के समाज में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि समान करने की चेष्टा में हमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देना जरूरी होगा। व्यक्तित्व ही भिन्न है, तो अगर हम मनुष्य को व्यक्तित्व से शून्य कर दें, उसकी सारी इंडिविजुअलिटी छीन लें, तो ही हम समान मनुष्यों का एक समाज खड़ा कर सकते हैं। लेकिन समाज का क्या मूल्य होगा जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व और आत्मा छिन गई? और समानता से सारी दुनिया प्रभावित है और हम तो बहुत, जो दरिद्र मुल्क हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। दरिद्रता में इस भांति प्रतीत होता है कि समानता आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जिन बीमारियों से लड़ने के लिए हम उपाय खोजते हैं वो बाद में बीमारियों से भी बदतर सिद्ध हो सकते हैं। मैंने सुना है कि एक आदमी का इलाज होता था, उसे कोई नई से नई दवा और औषधि दी गई थी, लेकिन उसका दुष्परिणाम हुआ और दुष्परिणाम को रोकने के लिए उसे फिर पहली दवा की विरोधी दवा दी गई और उसका दुष्परिणाम हुआ और उसे उसकी विरोधी दवा दी गई और वो आदमी इतना घबरा गया कि उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर प्लीज गिव मी बैक माय डिजीज, मुझे मेरी बीमारी आप वापस लौटा दें तो अच्छा। मनुष्य जाति समानता के आग्रह में उस हालत में पहुंच सकती है कि हमें लगने लगे कि वो हमारा पूंजीवाद वापस लौटा दें तो अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, जगत में कुछ भी वापस नहीं लौटता है और ये भी ध्यान रहे कि पूंजीवाद तो जगत में अब नहीं टिक सकेगा, वो तो जाएगा। लेकिन पूंजीवाद जाएगा इसका यह अनिवार्य मतलब नहीं है कि समाजवाद आएगा। लेकिन मार्क्स और उसके साथियों और उसके अनुयायियों ने इतने जोर का प्रचार किया है कि पूंजीवाद का जाना और समाजवाद का आना पर्यायवाची हो गए हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है। पूंजीवाद जा सकता है और समाजवाद के आने की अनिवार्यता नहीं है, कुछ और भी लाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे हमें यह दिखाई पड़ना छूट गया कि पूंजीवाद के हटने के बाद सिवाय समाजवाद के क्या विकल्प है, क्या अल्टरनेटिव है। और मैं आपसे कहता हूं, पूंजीवाद के पास अपनी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। एक एक मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल उसे विकसित होने का मौका है। निश्चित ही असमानता इतनी ज्यादा है और दरिद्रता इतनी ज्यादा है कि इस असमानता के कारण और आर्थिक वैषम्य के कारण प्रत्येक व्यक्ति को पूरा मौका नहीं मिलता कि वो विकसित हो सके। स्वतंत्रता बहुत है, लेकिन स्वतंत्रता को उपयोग केवल वही लोग कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। विकल्प यह है कि हम सारे लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र के विपन्न कर दें, राज्य के हाथ में सब कुछ सौंप दें।
एक एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपदा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सब राज्य के हाथों में चली जाए। समाजवाद का मूलभूत अर्थ होगा राज्यवाद। समाजवाद का मौलिक अर्थ होगा स्टेट कैपिटलिज्म। समाजवाद पूंजीवाद का ही दूसरा रूप है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि समाजवाद पूंजीवाद के लिए विकल्प है, वे पहली तो गलत बात ये सोचते हैं कि वो विकल्प है। दूसरी बात, वे ये गलत सोचते हैं कि वही अनिवार्य विकल्प है। समाजवाद पूंजीवाद का ही रूपांतरण है, और रूपांतरण खतरनाक है क्योंकि पूंजीवाद में संपदा व्यक्तिगत है और समाजवाद में संपदा राज्य के हाथों में होगी, स्टेट के हाथों में होगी। फर्क इतना पड़ेगा कि आज जो वर्ग भेद है वो पूंजी के मालिक और मजदूर के बीच है, कल जो भेद होगा वो स्टेट के मैनेजर्स और जनता के बीच होगा। और अभी जो शक्ति बहुत से लोगों में विभाजित है, बहुत से पूंजी के मालिकों में, वो सारी की सारी शक्ति राज्य के हाथ में केंद्रित होगी। इतने विभाजित होने पर भी पूंजीवाद नुकसान पहुंचा रहा है, तो जब वो एक ही जगह जाकर केंद्रित हो जाएगा तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। फिर पूंजीवाद को बदलना संभव है, आसान है। अगर वो गलत है तो हम बदल सकते हैं, लेकिन एक बार समाजवाद स्थापित हुआ तो उसको बदलने की संभावना निरंतर क्षीण होती चली जाएगी। क्योंकि जब इतनी केंद्रित सत्ता होगी राज्य के हाथों में और सारे व्यक्तियों का व्यक्तित्व पहुंच दिया गया होगा और एक एक व्यक्ति के पास लड़ने के लिए कोई सामर्थ्य शेष नहीं रह जाएगी, तो इस बात की बहुत संभावना है कि क्रांति कभी भी पैदा ना हो सके। एक बार दुनिया में कम्युनिज्म स्थापित हो जाए फिर क्रांति कभी भी पैदा नहीं हो सकती। और कम्युनिज्म के हाथ में अगर पूरी ताकत हो राज्य के हाथों में, तो उसके पास अब नई शोधें भी हैं मनुष्य के मस्तिष्क को पूरी तरह रूपांतरित करने के लिए, बायोकेमिकली आदमी के पूरे व्यक्तित्व को बदलने के लिए, और उसे एक ऑटोमेटा, एक मशीन की तरह काम लेने के लिए आज पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। राज्य के हाथ में जिस दिन पूरी ताकत होगी तो राज्य को संभालने वाले लोगों को रोकने के लिए कौन होगा कि वो आदमी की पूरी आत्मा को तोड़ न डाले। इतनी ताकत आज राज्य को देनी सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले कभी इतनी खतरनाक नहीं थी, क्योंकि राज्य के पास आदमी की आत्मा को नष्ट करने का कोई उपाय न था। अब तक दुनिया में आदमी के शरीर कैदी बनाए गए थे और आत्मा सदा से स्वतंत्र रही थी। एक कैदी भी जेल के भीतर शरीर से बंधा हुआ था लेकिन आत्मा से मुक्त था। वो ख्याल छोड़ दें। अब कैदी की आत्मा को भी बांधा जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। क्रांति की सारी संभावना रोकी जा सकती है, परिवर्तन की सारी संभावना रोकी जा सकती है। ऐसे खतरनाक समय में इस देश में भी समाजवाद के विचार के प्रति लोगों का आकर्षण रोज गहरा से गहरा होता चला जा रहा है। जितनी दीनता बढ़ेगी, जितनी दरिद्रता बढ़ेगी, जितना सामाजिक विपन्नता और परेशानी बढ़ेगी, हमें एक ही ख्याल सूझने लगेगा, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। और शायद हम ये भूल ही जाएंगे कि समाजवाद के पूरे अर्थ समाज के जीवन के लिए क्या हो सकते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत संपत्ति एक बल देती है। जिस आदमी से हमने व्यक्तिगत संपत्ति छीन ली, हमने उसके व्यक्तित्व का 90% हिस्सा छीन लिया। उसके पास बल समाप्त हो गया। सच तो यह है कि विश्व में व्यक्तिगत संपत्ति पैदा होने की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी पैदा होने की वजह से पर्सनैलिटी पैदा हुई, व्यक्तित्व पैदा हुआ। जब तक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, आदमी का कोई व्यक्तित्व न था, समूह का व्यक्तित्व था। और अगर हम समूह के और राज्य के हाथों में वापस सारी संपदा दे देते हैं तो फिर समूह का व्यक्तित्व होगा और व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। लेकिन कहेंगे हम कि विकल्प क्या है और मार्ग क्या है? समानता अगर हम लाते हैं तो स्वतंत्रता पूरी तरह नष्ट होती है, और अगर हम पूरी तरह स्वतंत्रता देते हैं तो जीवन इतना दुखी, दारिद्र और परेशानी से भर जाता है। क्या इन दोनों के बीच कोई मार्ग नहीं हो सकता? क्या इतनी स्वतंत्रता हम स्थापित नहीं कर सकते कि प्रत्येक व्यक्ति को असमान और स्वयं होने की मुक्ति हो?
और क्या इतनी समानता हम व्यवस्थित नहीं कर सकते कि समानता स्वतंत्रता का अंत न बने? क्या कोई नई जीवन रचना और व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या पूंजीवाद और समाजवाद दो ही चिंतना के मार्ग हैं? नहीं, तीसरी एक जीवन चिंतना हो सकती है, उसे मैं मानववाद कहता हूं। एक ह्यूमनिस्ट सोसाइटी हो सकती है। ह्यूमनिस्ट सोसाइटी के या मानववादी समाज की रचना का मूलभूत आधार होगा कि व्यक्ति परम मूल्यवान है। समाज परम मूल्यवान नहीं है, न ही संपदा परम मूल्यवान है। संपदा और समाज दोनों का अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, चरम मूल्य नहीं है। चरम मूल्य व्यक्ति का है, एक एक व्यक्ति का है। दूसरी बात होगी कि एक एक व्यक्ति मूलतः स्वभावतः असमान है और भिन्न है, और जो समाज व्यवस्था व्यक्ति की भिन्नता को स्वीकार नहीं करती वो व्यक्ति को नष्ट करने वाली बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है और समाज इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न होने का पूरा अवसर मिल सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी अनइक्वल। एक एक व्यक्ति को स्वयं अपने भिन्न रूप से होने की समान सुविधा और व्यवस्था मिल सके। उस समाज व्यवस्था में पूंजी का मूल्य कम करना जरूरी है। न तो पूंजीवाद में पूंजी का मूल्य कम होता है और न समाजवाद में। समाजवाद में पूंजी का मूल्य पूंजीवाद से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पूंजी एक जगह जाके सेंट्रलाइज और केंद्रित हो जाती है। और एक बार सारी पूंजी केंद्रित हो गई तो जिन हाथों में पूंजी केंद्रित हो जाएगी उन हाथों को रोकने के लिए फिर कुछ भी उपाय नहीं है कि वे क्या करें और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। निश्चित ही अगर आदमी अपनी पूरी आत्मा को खोने को तैयार हो तो हम उसे ज्यादा रोटी दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा मकान दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ये सौदा बहुत महंगा होगा। बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी रोटी, बहुत अच्छे मकान और सारी सुविधाएं अगर हम इस मूल्य पर देते हैं कि हम उसका व्यक्तित्व छीन लेंगे, तो मैं समझता हूं ये विकल्प वैसा ही होगा जैसा सुकरात ने कहा था कि मैं एक संतुष्ट सूअर होने की बजाय एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा। सब भांति सुविधा मिल गई और आत्मा खोने की बजाय मैं नहीं सोचता कि कोई भी विचारशील लोग इससे ज्यादा बेहतर ये पसंद करेंगे कि व्यक्ति की आत्मा जीवित रहे, व्यक्तित्व जीवित रहे, चाहे उसके लिए कितनी ही पीड़ा और परेशानी झेलनी पड़े। हालांकि परेशानी झेलने की कोई अनिवार्यता नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम परेशानी झेलें। समाज में जो इतनी विषमता है, इतना शोषण है, ये शोषण कम किया जा सकता है। ये शोषण अत्यंत कम किया जा सकता है, ये असमानता भी कम की जा सकती है। पहले ये संभव नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी के अद्भुत विकास ने इसे संभव बना दिया है। मार्स को कभी भी ख्याल नहीं था कि 100 वर्षों के भीतर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि मनुष्य के श्रम का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। मनुष्य के श्रम का शोषण था पूंजीवाद, और मनुष्य के श्रम का शोषण न हो सके इसलिए समाजवाद की कल्पना विकसित हुई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को तो विदा कर दिया। तकनीक का विकास इस जगह ले आया है कि मनुष्य का श्रम उत्पादन में अनावश्यक हो गया है। इसलिए मनुष्य के श्रम का शोषण या मनुष्य के श्रम पर शोषण न हो और समान वितरण हो, दोनों बातें फिजूल हो गई। आने वाले 100 वर्षों में तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मनुष्य के श्रम का कोई सवाल न रह जाए, बल्कि हमें जो टेक्नोलॉजी से उत्पन्न होगा, जो स्वचालित तकनीक से उत्पादन होगा, उसका हम कैसे वितरण करें इसके हमें नए ख्याल सोचने पड़ेंगे। क्योंकि अब तक यह था कि जो मजदूरी करता है उसे कुछ मिले, जो धन लगाता है उसे कुछ मिले, जो व्यवस्था करता है उसे कुछ मिले, लेकिन कल तो इन सबको विदा किया जा सकता है और तकनीक इन सब की जगह ले सकता है। तो जो समाज में उत्पादन हो उसके वितरण की क्या व्यवस्था हो, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, किस आधार पर,
क्योंकि किसी ने श्रम नहीं किया है, किसी ने बहुत व्यवस्था नहीं की है, या लाखों लोगों का श्रम एक आदमी ने किया है। और धीरे धीरे विकास ऐसा हो सकता है कि उस एक आदमी को भी हम विदा कर दें और उस एक आदमी की जब यंत्र चालित मनुष्य काम को संभाल ले। 100 वर्षों के भीतर तकनीक का विकास उस जगह ले जाएगा जहां समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही आउट ऑफ डेट हो जाते, उन दोनों का कोई सवाल नहीं रह जाता। मेरी दृष्टि में तकनीक के इस विकास ने एक मानववादी समाज रचना का पहला सूत्र शुरू कर दिया है। वो ये कि समाज के उत्पादन पर न तो संपत्तिशाली के हक की कोई जरूरत है, न श्रम के मालिक के हक की कोई जरूरत है। समाज का उत्पादन तो तकनीक से हो सकता है, मशीन से हो सकता है, और धीरे धीरे मशीन मनुष्य को स्थानांतरित करती चली जाएगी। ये जो उत्पादन होगा ये किन आधारों पर वितरित हो, इसके वितरण का आधार ह्यूमनिस्ट, इसके वितरण का आधार मानववादी चिंतन ही हो सकता है। किस मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के, उसके भिन्न व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना जरूरी है, किस मनुष्य को अपने भिन्न व्यक्तित्व को निर्मित करने के लिए कौन सी सुविधाएं जरूरी हैं, वो सब चिंतन की जा सकती हैं, उन सब की व्यवस्था की जा सकती है। ना तो अब जरूरी है कि पूंजीवाद रुके, ना अब जरूरी है कि हम पूंजीवाद को समाजवादी दिशा में ले जाएं। अब जरूरी है कि हम इस दिशा में सोचें कि हम सारे लोग जो इकट्ठे हैं एक बड़े परिवार में, जिसे हम समाज कहते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को कैसे विकसित कर सके, उसके लिए आधार खोज लेने जरूरी है। लेकिन उन आधारों पर चिंतन नहीं हो सकेगा जब तक हम ये मानकर बैठ गए हैं कि पूंजीवाद तो जाएगा, चाहे हम खुशी से इसको मान के बैठे हों, चाहे दुख से और उदासी से और उपेक्षा से, लेकिन एक भाव पैदा हो गया कि वो जाएगा और समाजवाद आएगा। और मार्क्स ने जिस भांति कहा था कि वो इनएविटेबल है, वो अनिवार्य है उसका आना, निरंतर किन्हीं बातों को अगर दोहराया जाए तो सिर्फ दोहराने की वजह से वो बातें सच मालूम होने लगती हैं। मनुष्य के जगत में कुछ भी इनएविटेबल नहीं है, भविष्य में कुछ भी अनिवार्य नहीं है, भविष्य को हम निर्मित करते हैं। हिटलर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैंने तो एक ही बात पाई कि बड़े से बड़े असत्य को भी अगर बार बार दोहराते चले जाएं तो वो धीरे धीरे सत्य मालूम होने लगता है। मार्क्स और उसके पीछे चलने वाले लोग 100 वर्षों से एक बात दोहरा रहे हैं कि समाजवाद एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है, वो आएगा ही, उसके रुकने न रुकने का कोई सवाल नहीं। पूंजीवाद के बाद वो अनिवार्य चरण है। वो इतने दिन से चिल्ला रहे हैं इस बात को कि ये सबके मन में गहरे बैठ गई कि वो अनिवार्य चरण है, वो आएगा, चाहे न चाहे वो आने को है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भविष्य में कोई भी चरण अनिवार्य नहीं है, भविष्य बिल्कुल ही निश्चित नहीं है, कभी भी निश्चित नहीं है। और भविष्य हम निश्चित करते हैं तो हम कैसा सोचेंगे उससे निश्चय होगा भविष्य का। और भारत के लिए तो और भी विचार नहीं है, क्योंकि भारत तो ठीक अर्थों में पूंजीवादी भी नहीं है, भारत तो ठीक अर्थों में अर्ध सामंतवादी है, अभी भी फ्यूडलिस्ट है। अभी भी भारत में पूंजीवाद जन्म गया ऐसा कहना कठिन है। और इसलिए भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में और भी दुर्भाग्य हो गया है। पूंजीवाद जन्मा नहीं है और पूंजीवाद की मृत्यु की बातें शुरू हो गई। भारत में पूंजीवाद विकसित भी नहीं हुआ है और उसके गर्भपात का विचार, समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट पैटर्न और सारी बातें शुरू हो गई। भारत के जीवन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान और हानि उठानी पड़ेगी। अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित हो जाए तो हम चिंतन और विचार भी कर सकते हैं, वो विकसित नहीं हुआ है और उसके विकास में बाधा पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी ढांचे को खड़ा करने की चेष्टा भी साथ में चलनी शुरू हो गई। तो भारत एक अजीब परेशानी में पड़ गया, न वो पूंजीवादी है न वो समाजवादी है। पूंजीवाद के विकास के सारे चरण रोकने की कोशिश की जा रही है और समाजवाद को जबरदस्ती थोपने की भी कोशिश की जा रही है।
समाजवाद अगर अनिवार्य चरण भी हो जैसा मार्क्स कहता है, तो वो पूर्ण रूप से विकसित पूंजीवादी समाज में ही हो सकता है। लेकिन मार्क्स की सारी भविष्यवाणियां फिजूल चली गई। रूस में वो विकसित हुआ जो बिल्कुल ही सामंतवादी समाज था। चीन में वो विकसित हुआ जिसका भी पूंजीवाद से कोई भी संबंध नहीं था। और बड़े से बड़े पूंजीवादी मुल्क अमेरिका में उसके कोई भी आसार नहीं है। सच तो यह है कि अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित हो तो वो अनिवार्य रूपेण धीरे धीरे जो उसके भीतर छिपे हुए तत्व हैं स्वतंत्रता के, लोकतंत्र के, वो उसे एक मानववादी समाज में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती की जाए तो वो रूपांतरण रोका जा सकता है और समाजवाद जैसी धारणा को थोपा जा सकता है। रूस में कोई 60 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों की हत्या करनी पड़ी, और चीन में वे कितनी हत्या कर रहे हैं इसका शायद कभी कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो सकेगा। उतनी बड़ी हत्या करने के बाद जबरदस्ती, जैसे हम किसी बच्चे को मां के पेट से निकाल लें, समाजवाद पैदा कर लिया गया। फिर इतने वर्षों तक भी जबरदस्ती ही आदमी को दबा के उसे विकसित करने की चेष्टा की गई। लेकिन इधर 5-7 वर्षों से रूस का उत्पादन रोज नीचे जा रहा है, और रोज रूस को लग रहा है कि ज्यादा दिन दबा के हम आदमी से जबरदस्ती उसके स्वभाव के प्रतिकूल काम नहीं ले सकते। और विचार पैदा हो रहा है, और आज चीन और रूस के बीच जो झगड़ा खड़ा हो गया उसके पीछे वही विचार है। रूस धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति की तरफ झुकाव ले रहा है। उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल जबरदस्ती थोपी गई कोई भी व्यवस्था अंतिम नहीं हो सकती, या फिर उसे अंतिम बनाए रखने के लिए इतना श्रम करना पड़ेगा, इतनी मुसीबत उठानी पड़ेगी, इतनी हत्या और हिंसा करनी पड़ेगी कि वो हिंसा और हत्या महंगी पड़ सकती है, थोड़े दिन तक खींची जा सकती है। रूस के झुकाव व्यक्तिगत संपत्ति को थोड़ी सी सुविधा देने की तरफ है। सब भांति का उत्पादन गिरा है, खेती और गेहूं का उत्पादन भी गिरा है। उसे कनाडा और अमेरिका से इधर 3 वर्षों में गेहूं खरीदना पड़ा है। और अभी मैं एक लेख पढ़ता था और किसी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 1975 में सारी दुनिया में संभवतः मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल संभावित है। उस अकाल से हिंदुस्तान, चीन और रूस सर्वाधिक प्रभावित होने वाले मुल्क होंगे, और अमेरिका को यह निर्णय करना पड़ेगा कि इन 3 मुल्कों में से किस एक को बचाए। ये तीनों इकट्ठे बचाए भी नहीं जा सकेंगे, और अगर रूस को बचना है तो उसे आने वाले 7 वर्षों में रोज रोज अमेरिका के निकट पहुंच जाना पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई युद्ध भी हो सकता है तो वो रूस और अमेरिका को साथ लेके चीन के साथ हो सकता है। रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की संभावना खत्म। और जैसे जैसे रूस अमेरिका के निकट पहुंचेगा वैसे वैसे रूस को अपनी सारी जबरदस्ती की थोपी व्यवस्था को फिर विसर्जित कर देना पड़ेगा। और हम इस देश में समाजवादी व्यवस्था को जबरदस्ती थोप देने के लिए आकुल हो गए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी व्यवस्था तो आने वाले भविष्य में किसी देश के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है। मनुष्य के भीतर मनुष्य की पात्रता, उसकी योग्यता, उसके प्राण एकदम असमान है सारे लोगों से। वो सारी अभिव्यक्तियों में असमान है, और हम कितनी ही जोर जबरदस्ती करें वो नए नए रास्ते खोज लेंगे असमान होने के, वो नए मार्ग खोज लेंगे असमान होने के। और अगर हम पूरी कोशिश करें और पूरा श्रम करें तो जरूर हम रोक सकते हैं, लेकिन उस रोकने में आदमी की हालत वैसी हो जाएगी जैसे वो चीन में कभी लोगों को सजा देते थे तो एक लोहे की जैकेट
पूरे शरीर पर कस देते थे। न हाथ हिल सकता था, न गर्दन हिल सकती थी, न कमर हिल सकती थी, और आदमी जरा भी नहीं हिल सकता था, लोहे से जकड़ देते थे। और वो जकड़ा हुआ आदमी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन खड़ा रहता था, न हिल सकता, न डुल सकता, सांस तक लेनी कठिन हो जाती थी। सजा देते थे उसे, और कन्फेस करवाने के लिए इस भांति बांध देते थे उसे। अगर हमने किसी दिन इतनी जोर जबरदस्ती करके आदमी को समान भी बना लिया तो वो करीब करीब लोहे की जैकेट में बंद आदमी हो जाएगा। वैसे आदमी की सारी प्रफुल्लता, सारा आनंद, सारी खुशी, जीने का सारा रस छिन जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि वो चींटियों का एक समाज हो सकता है। शायद चींटियां कभी समाजवाद पर पहुंच गई हैं और उन्होंने एक व्यवस्था पैदा कर ली जो समता की है, लेकिन स्वतंत्रता की नहीं है। हमें तो इस मुल्क में निर्णय लेना है आने वाले दिनों में कि हम क्या करें, और वो हम निर्णय अगर नहीं लेते हैं और अगर हवा पैदा नहीं करते हैं तो शायद हमारे बिना चाहे समाजवादी दृष्टिकोण हमारे ऊपर थोप दिया जा सकता है। लेकिन उसके विरोध में कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, न कोई विचार किया जा रहा है, न कोई हवा पैदा की जा रही, और न ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के मूल्य पर समानता को खरीदना धोखा है और बहुत महंगा सौदा है। लेकिन पूछा जाता है मुझसे कि इसका क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब है कि जैसा पूंजीवाद चल रहा है हम उसे वैसा ही सहते रहें और स्वीकार कर लें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। पूंजीवाद की व्यवस्था लाई नहीं गई है, आई है। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है। समाजवाद लाया जा रहा है, आया नहीं है। पूंजीवाद की व्यवस्था लाई नहीं गई है, आई है। कोई पूंजीवादी चिंतन, कोई पार्टी, कोई क्रांति, कोई दल चेष्टा नहीं किया है, कोई कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो नहीं रहा है कैपिटलिज्म के आने के पहले कि हम उसे समाज पे थोप देना चाहते हैं। समाज के नैसर्गिक विकास से पूंजीवाद उत्पन्न हुआ है। सच तो यह है कि आज तक का सारा समाज नैसर्गिक विकास से उत्पन्न हुआ था। समाजवाद पहली बार मनुष्य की चेष्टा का फल है। इसलिए आज तक की सारी सामाजिक व्यवस्था मनुष्य के प्राणों और स्वभाव के किसी न किसी भांति अनुकूल थी। आज पहली बार विचार करके हमने जो आरोपण किया है वो किसी सिद्धांत के अनुकूल है, लेकिन मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं। तो अगर पूंजीवाद एक सहज व्यवस्था की तरह आया है तो पूंजीवाद में कुछ तत्व है जो मनुष्य के प्राणों के अनुकूल पड़ता है। उस तत्व को विकसित किया जाना चाहिए। और पूंजीवाद अगर पीड़ा दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ तत्व है जो मनुष्य को कठिन पड़ रहा है और परेशान कर रहा है। उस तत्व को विदा किया जाना चाहिए। कौन सा तत्व है जो पूंजीवाद में आज पीड़ा का कारण हो गया? ऐसा ख्याल है कि पूंजीवाद के कारण दरिद्रता पैदा हुई। हालांकि यह ख्याल बुनियादी रूप से गलत है। पूंजीवाद नहीं था तब दुनिया और भी दरिद्र थी, और जिनको आज हम दरिद्र कहते हैं ये तो जिंदा भी नहीं रह सकते थे पूंजीवाद के पहले की दुनिया में। ये तो कभी के मर गए होते। जिनको हम आज पीड़ित कहते हैं, एक्सप्लॉइटेड कहते हैं, शोषित कहते हैं, ये तो जिंदा भी नहीं रह सकता था। शायद आपको ख्याल भी ना हो कि हजारों साल तक दुनिया की आबादी 2 करोड़ से आगे नहीं बढ़ सकी। सारी दुनिया की आबादी बढ़ ही नहीं सकती थी। पहली बार पूंजीवादी श्रम ने, पूंजीवादी चिंतन ने, पूंजीवादी संपदा को पैदा करने की तीव्र चेष्टा ने इतनी संपदा उत्पन्न की कि दुनिया की आबादी बढ़ सकी, और इतनी शीघ्रता से बढ़ सकी कि आज दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया कि वो आबादी कम कैसे हो। दुनिया में आबादी का सवाल कभी भी नहीं था। बुद्ध के जमाने में दुनिया की आबादी 2 करोड़ थी और वो हजारों साल से उतनी थी, और वो उसके बाद भी सैकड़ों वर्ष तक उतनी ही रही। वो बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि इतने बच्चे पैदा होते थे, उनके लिए भोजन नहीं जुटाया जा सकता था, न कपड़े जुटाए जा सकते थे, न प्राण जुटाया जा सकता था, वो खत्म हो जाते थे। पहली बार जो आज हमें शोषित दिखाई पड़ रहा है वो बच सका है इसलिए
कि संपदा पैदा हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो शोषित बना रहे और दुखी बना रहे और पीड़ित बना रहे। संपदा और पैदा की जा सकती है और उसकी दरिद्रता मिटाई जा सकती है, लेकिन एक दृष्टि पैदा हो गई कि संपदा को वितरित करना है और वितरण से बीमारी खत्म हो जाएगी, वितरण से सब दरिद्र हो जाएंगे, बीमारी खत्म नहीं होती है। और संपदा पैदा की जानी चाहिए कि थोड़े लोगों के पास संपदा है, इतनी संपदा पैदा हो कि धीरे धीरे अधिक लोगों के पास हो, और फिर इतनी संपदा पैदा हो कि वो सब लोगों के पास पहुंच सके। मानववादी समाज संपत्तिशाली लोगों का समाज होगा, जहां जो कल दरिद्र थे वो भी धीरे धीरे संपत्तिशाली हो गए हैं, और समाजवादी समाज दरिद्र समाज होगा, कल जो संपत्तिशाली थे उनको भी बांट दिया गया, वो भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। दो तरह की समानता फलित हो सकती है, एक समानता जो आपस में गरीबी को बांट लेने से उत्पन्न होगी, और एक समानता जो संपदा को विकसित करने से उपलब्ध होगी। और आज जो मोह संपत्ति पर इतना दिखाई पड़ता है आदमियों का, एक एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति पे इतना मोह, वो इस कारण नहीं है कि संपदा बहुत कीमती है, वो इस कारण है कि संपदा कम है। संपदा ज्यादा होगी तो वो मोह कम होगा, संपदा बहुल होगी तो वो मोह विलीन हो जाएगा, और संपदा सबके पास होगी तो संपदा के कारण जो आज न्यस्त स्वार्थ दिखाई पड़ता है कि एक आदमी के पास ज्यादा संपत्ति है तो वो ज्यादा बलशाली हो जाता है, वो भी विलीन हो जाएगा। एक बहुल संपदा से भरा हुआ समाज चाहिए, और बहुल संपदा को पैदा करने में पूंजीवाद ने जो अद्भुत दान दिया है जगत को, उसका कोई हिसाब नहीं है उसके लिए, लेकिन उसे कोई धन्यवाद देने को भी दुनिया में नहीं, कोई धन्यवाद देने को भी नहीं कि उसने बहुत संपदा पैदा की। अशोक के पास जो कपड़े नहीं थे वो आज मजदूर के पास हैं, और अकबर जो सुख नहीं भोग सकता था आज दरिद्र से दरिद्र आदमी भोग रहा है। लेकिन इसके लिए धन्यवाद के लिए भी कोई देने को नहीं है, और ये सुख रोज बढ़ सकते हैं। लेकिन पुराने चिंतकों ने, पुराने धार्मिक लोगों ने दरिद्रता का बड़ा गुणगान किया था, और गांधी तक, वेद से लेकर गांधी तक दरिद्रता को बहुत आदर दिया गया। और गांधी भी दरिद्र नारायण कहते थे, और जिसको आप नारायण कहेंगे उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, जिसको भगवान मान लेंगे उसको मिटाइएगा। दरिद्रता एक बीमारी है, एक महामारी है, दरिद्र नारायण नहीं है। अगर दरिद्र नारायण तो फिर हैजा नारायण और मलेरिया नारायण भी हमको खोजने पड़ेंगे। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में दरिद्रता को आदर दिया गया, और उस आदर देने के कारण थे, दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय नहीं था, और दरिद्र को संतोष देने के सिवाय कोई चारा नहीं था कि दरिद्रता भी बड़ी बहुमूल्य, एक आध्यात्मिक मूल्य है उसका। तो दरिद्रता को एक आदर दिया गया। धीरे धीरे दरिद्र की संख्या जागरूक हुई, बड़ी हुई, सारे जगत में दरिद्र का बोध जगा, शिक्षा आई, समझ आई, और साथ में एक ख्याल आया जो कि बिल्कुल गलत ख्याल है। एक ख्याल आया कि दरिद्र आदमी इसलिए दरिद्र है कि कुछ संपत्तिशाली लोगों ने उससे संपत्ति छीन ली। हालांकि ये किसी ने नहीं पूछा कि दरिद्र के पास संपत्ति थी कब जो छीनी जा सके। समृद्धशाली के पास जो संपत्ति है वो दरिद्र से छीन के नहीं पाई गई, दरिद्र के पास संपत्ति कभी थी ही नहीं, बल्कि दरिद्र के पास जो कुछ दिखाई पड़ता है वो संपत्तिशाली के साथ उसने श्रम जो थोड़ा सा किया उसके कारण उसके पास है। इंग्लैंड में चाइल्ड लेबर के दिन थे, छोटे बच्चे से 18-18 घंटे काम लेते थे। बुरा था ये कि छोटे बच्चों से 18 घंटा काम लिया जाए, और हम आज गाली देंगे, अपराध मानेंगे इसको कि छोटे बच्चों से 12 घंटे 18 घंटे काम लिया जाए। तो पूंजीवाद पर एक कलंक का टीका लगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि अगर उन बच्चों को 18 घंटे काम नहीं दिया जाता तो वो जिंदा रहते। दो ही विकल्प थे, या तो वो 18 घंटे उनको काम मिले तो वो जिंदा रहते थे, या काम न मिले तो वो मरते थे।
एक बात हमने देखी कि उनसे 18 घंटे काम लिया जा रहा था, लेकिन दूसरी बात हमने नहीं देखी कि 18 घंटे काम ले जाने की वजह से वो जिंदा रह सके। वो बच्चे उसके 200 साल पहले जिंदा नहीं रहते थे, 1000 साल पहले जिंदा नहीं रह सकते थे। काम लिया गया वो बुरा था, लेकिन काम लेकर ही उनको जिंदगी मिली उसका कोई ख्याल नहीं। निश्चित ही एक दुनिया आनी चाहिए कि बच्चों से इतना काम ना लिया जा सके। ये जो आज दरिद्र का इतना बड़ा वर्ग सारी दुनिया में दिखाई पड़ता है, इसके पास से संपत्ति छीनी नहीं गई है, इसके पास संपत्ति कभी थी ही नहीं, संपत्ति पैदा की गई है, संपत्ति किसी से छीनी नहीं गई। पूंजीवाद ने संपत्ति को पैदा करने के उपाय खोजे हैं, पहली दफे डिवाइसेस खोजी हैं कि संपत्ति कैसे पैदा हो, और संपत्ति जब पैदा हो गई है तो ख्याल में आता है कि वो किसी से छीन ली गई है, वो किसी से छीनी नहीं गई। दुनिया सदा दरिद्र थी, पहली दफा इधर 200 वर्षों में दुनिया के पास संपदा दिखाई पड़ती है। संपदा कभी भी नहीं थी, ये दुनिया में कभी भी नहीं थी। संपदा और भी पैदा की जा सकती है। जिन मार्गों से इतनी संपदा पैदा की गई, अगर उन मार्गों को और बलिष्ठ और पुष्ट और सहयोग दिया जाए तो संपदा और भी पैदा की जा सकती। संपदा इतनी पैदा की जा सकती कि एक भी आदमी दरिद्र न रह जाए, और इतनी संपदा पैदा करने की खोज की जानी चाहिए। और हमारे मन में एक कल्पना होनी चाहिए आने वाले समाज की कि संपत्ति इतनी होगी कि कोई दरिद्र नहीं होगा। मौजूदा संपत्ति को बांट लेने से सिर्फ दरिद्रता बटेगी और कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इस मुल्क में उस धारा में कोई चिंतन चलता हो ऐसे मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कोई चिंतन भी चलता है ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। हमने कुछ पिटे पिटाए नारे पकड़ लिए हैं और उनके अनुसार सत्ता जी रही है, राजनीतिज्ञ जी रहे हैं, और मुल्क की जीवन व्यवस्था पर कुछ भी थोपने की कोशिश की जा रही है जिसके कोई अच्छे फल आते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रोज जीवन व्यवस्था नीचे गिर रही है और एक अनार्किक, एक अराजक समाज खड़ा होता चला जा रहा है जिसमें न कोई काम करना चाहता है। और अगर मुल्क काम नहीं करेगा तो कैसे संपत्ति पैदा होगी? जिसमें काम करने के विचार कम और हड़ताल के विचार ज्यादा और बाधा डालने के विचार ज्यादा हैं, संपत्ति कैसे पैदा होगी? लेकिन यह ख्याल पैदा किया गया कि संपत्ति गरीब से छीनी गई है, उसका शोषण करके पैदा की गई हो। गरीब के पास कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति पैदा करने में इसलिए बाधा डाली जा रही है क्योंकि हमारा शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जाता है प्रकृति का, ना किसी गरीब का शोषण हुआ ना किसी अमीर का। शोषण होता है प्रकृति का। वो जो चारों तरफ हमारे संपदा के अनेक स्रोत हैं उनका शोषण होता है, उनसे संपत्ति पैदा होती है। और आज तो उपाय ज्यादा हैं कि अगर हम एक संपत्तिशाली समाज पैदा करना चाहें तो पैदा कर सकते हैं। निश्चित ही उस समाज को पूंजीवाद कहना गलत होगा। पूंजीवाद का नाम भी पाप और अपराध हो गया। उस समाज को पूंजीवादी ढांचा है भी नहीं उस समाज का, लेकिन उस समाज का एक मानववादी ढांचा है कि ऐसा समाज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जहां एक भी आदमी गरीब हो। गरीब मिटना चाहिए, गरीबी जानी चाहिए। लेकिन भारत में गरीबी मिटी नहीं इतने दिनों तक, क्योंकि गरीबी के हम पक्षपाती रहे। गरीबी को हमने आदर दिया। दुनिया में सबसे पहले भारत ने गणित खोज लिया था, व्हील खोज लिया था, चाक खोज लिया था। दुनिया में सबसे पहले भारत ने भाषा खोज ली थी। दुनिया में सबसे पहले भारत के पास सर्वाधिक स्रोत थे संपदा पैदा कर लेने के। लेकिन भारत को एक फिलसफी, एक गलत जीवन दर्शन सिखाया गया कि दरिद्रता में संतोष है, दरिद्रता ठीक है, जो है वो ठीक है। संपदा के विस्तार की कामना और योजना भारत के मन को नहीं दी गई। उसका परिणाम है कि भारत दरिद्र है। और वही विचार आज भी हमारे दिमाग में, आज भी हमारे दिमाग में यह विचार है ग्रामोद्योग, चरखा,
न मालूम कितनी तरह की बेवकूफियां हमारे दिमाग में, जिनसे संपदा फिर पैदा नहीं होगी और देश दरिद्र ही बना रहेगा। और देश जितना दरिद्र बनेगा उतना ही दरिद्र का विद्रोह अमीर के प्रति होना स्वाभाविक है। और आज नहीं कल दरिद्र और समृद्धि के बीच एक उपद्रव हो, और उस उपद्रव में जो थोड़ी सी संपदा मुल्क में पैदा करने की संभावनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाए। तो भारत को एक तो विस्तार, समृद्धि, संपदा और जीवन को जितना ज्यादा हम विकासमान कर सके उसकी एक फिलॉसफी की जरूरत है। मेरी मान्यता है कि मनुष्य के अहित में दरिद्रता के विचार और आदर ने जितना काम किया है उतना किसी और बात ने नहीं किया। मनुष्य की संपदा बढ़ने में रुकावट पैदा हो गई, इसलिए हम विज्ञान की खोज नहीं कर पाए, हमने कोई तकनीक की खोज नहीं की। और आज तकनीक के युग में भी हम बैठ के चरखा काट रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इस भांति हम मुल्क को समृद्ध बना लेंगे, और इस भांति हम सोच रहे हैं कि स्वावलंबी हो जाएंगे। स्वावलंबन की बात फिजूल है। समाज का अर्थ है कि वहां कोई स्वावलंबी नहीं हो सकता। स्वावलंबी होने की चेष्टा सुसाइडल है। अगर एक आदमी स्वावलंबी होने की चेष्टा करे तो सिर्फ मरेगा, जी नहीं सकता। स्वावलंबन का कोई मतलब नहीं है। जीवन को चाहिए सबका सहयोग। जितना बड़ा सहयोग होगा उतनी बड़ी संपदा पैदा होगी। और एक एक आदमी इस ख्याल में हो कि मैं अपने लायक पैदा कर लूं तो वो दरिद्र ही जिएगा। पुरानी दुनिया इसलिए दरिद्र थी, पूंजीवाद ने पहली दफा सहयोग, समूह और परावलंबन के द्वारा संपत्ति पैदा करने का उपाय खोजा। दुनिया दरिद्र थी, एक एक आदमी अपने लिए चरखा काट रहा था, अपनी खेती पर दो जरा से टुकड़े में काम कर रहा था, अपना मकान बना रहा था, सोचता था पर्याप्त है। पहली बार हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, पहली बार हम एक दूसरे पर इतने निर्भर हो जाएं कि ये ख्याल ही न रह जाए स्वावलंबन का कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं। अपने पैर पर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? श्वास लेते हैं तो सारे जगत की हवाओं पर निर्भर है, रोशनी लेते हैं तो दूर सूरज पर निर्भर है। अभी सूरज ठंडा हो जाए तो हम यहीं ठंडे हो जाएंगे। हम क्या स्वावलंबी हो सकते हैं? सारा जगत एक इकट्ठी इकाई है, पूरी मनुष्यता एक इकाई है। स्वावलंबी होने की जरूरत नहीं। अगर संपदा पैदा करनी है तो उचित है कि बंबई में अगर कारें बनाई जाती हैं तो पूरा बंबई सिर्फ कारें बनाए। सारे हिंदुस्तान में 25 जगह कार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपव्यय है शक्ति का और संपदा कम पैदा होगी उससे। एक ही नगर सारी कारें बनाए। सच तो यह है कि दुनिया में एक ही नगर सारी दुनिया के लिए कारें बनाए, ये उचित होगा। तो उस गांव में कुशलता पैदा होगी, इफिशियंसी पैदा होगी। उस गांव में पैदाइश से ही बच्चे कुशल पैदा होंगे उस दिशा में। उस सारे गांव की हवा एक ही उत्पादन की होगी, वो सारी दुनिया को कारें दे। निश्चित ही वो गांव स्वावलंबी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ कारें बनाएगा। गेहूं उसे किसी और से लेना पड़ेगा, कपड़े किसी और से लेने पड़ेंगे, फर्नीचर किसी और गांव से खरीदना पड़ेगा। लेकिन उस दिन दुनिया में इतनी संपदा पैदा हो जाएगी जिस दिन हम वैज्ञानिक विधि से और तकनीक के विकास से और स्वावलंबन की नासमझी से भरी बात से मुक्त हो जाएंगे। इतनी संपदा पैदा हो सकती है कि दुनिया में किसी आदमी के दरिद्र होने का कोई कारण नहीं। दरिद्रता मिटानी है और समृद्धि बढ़ानी है। और ये समृद्धि उतनी ही बढ़ सकती है जितनी एक एक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता व्यक्ति के भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसे संघर्ष में रत करती है, उसे विकासमान करती है। स्वतंत्रता उसे मौका देती है कि वो जो हो सकता है होने की चेष्टा करे। स्वतंत्रता पूरी चाहिए और दरिद्रता को मिटाने का एक दर्शन चाहिए। इस देश को तो बहुत जोर से, नहीं तो हम हो सकता है कि हम 1000 साल की गुलामी से मुक्त हुए हैं और कोई
3-4 हजार वर्ष की गलत फिलॉसफी हमारी छाती पे सवार है, गलत जीवन दर्शन हमारे ऊपर सवार है, और एक नया दुर्घटना हमारे ऊपर आ रही, वो समाजवादी चिंतन है। तो हम दरिद्र ही रह जाएं, दरिद्रता को बांट लें और बड़े खुश हों, और इस दरिद्र समाज में फिर हमें वही सब उपद्रव, सारे आघात और सारी संभावनाएं भविष्य में झेलनी पड़े जिनको हम अतीत में झेलते रहे। तो मुझे लगता है कि समाजवाद नहीं है आने वाले भविष्य की जीवन व्यवस्था, आने वाले भविष्य की जीवन व्यवस्था है मानववाद, और मानववाद पूंजीवाद के विरोध में आने वाली व्यवस्था नहीं, पूंजीवाद का ही सुसंगत विकास है, जहां पूंजीवाद की बीमारियां क्रमशः विदा हो जाएं और पूंजीवाद में जो भी श्रेष्ठ था वो क्रमशः उन्नत होता चला जाए, और इतनी संपदा पैदा हो सके कि दरिद्र न रहे। दरिद्र इसलिए नहीं है कि शोषण है, दरिद्र इसलिए है कि संपदा पैदा करने के हमारे उपाय क्षीण और कम है। संपदा हम जितनी पैदा कर सकेंगे उतना दरिद्र विदा होगा। और मुझे यह भी नहीं दिखाई पड़ता कि क्लासलेस सोसाइटी या वर्ग विहीन समाज कभी भी निर्मित हो सकता है, या होना चाहिए या उचित नहीं। वर्ग विहीन समाज कभी भी निर्मित नहीं हो सकता। संपदा अधिक होगी, वर्गों के फासले कम होंगे। संपदा इतनी बहुल हो सकती है कि वर्गों के फासलों का कोई वास्तविक अर्थ न रह जाए। लेकिन अगर हमने वर्ग विहीन व्यवस्था बनाने की चेष्टा की तो उस व्यवस्था में हमें स्वतंत्रता खो देना पड़े और जबरदस्ती वर्गों को तोड़ने का उपाय करना पड़े, और वर्गों को तोड़ने की चेष्टा में एक नया वर्ग पैदा हो जाएगा जो तोड़ने वाला होगा। तो पुराने वर्ग नई शक्ल ले लेंगे। वहां पूंजीपति था, यहां मजदूर था, फिर यहां मजदूर होगा, सामान्य जनता होगी और मैनेजर होगा और व्यवस्थापक होगा और नया वर्ग खड़ा हो जाए। रूस में नया वर्ग खड़ा हो गया है। वर्ग तोड़े नहीं जा सकते। वर्ग तो विदर अवे होंगे, जैसा मार्क्स कहता है, शायद ठीक कहता है, लेकिन तोड़े नहीं जा सकते। अगर मनुष्य का स्वभाव विकसित होता चला जाए और संपदा इतनी बहुल हो जाए, जैसे आज पानी बहुल है, तो पानी की कोई मालकियत नहीं करता है, और न कोई ये कहता है कि नदी मेरी है, ये पानी मेरा है। लेकिन पानी अगर कम पड़ जाए तो पानी की मालकियत शुरू हो जाएगी। इतनी संपत्ति चाहिए जगत में, इतनी संपत्ति पैदा होनी चाहिए कि मालकियत का ख्याल फिजूल हो जाए। तो वर्ग विदर अवे होंगे, तो वर्ग की निर्जरा होगी, तो वर्ग झड़ जाएंगे जैसे सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जब तक इतनी संपदा पैदा नहीं होती तब तक हम एक ढांचे को बदल के वर्ग विहीन करेंगे, दूसरे ढंग का ढांचा और वर्ग खड़ा हो जाएगा। ये कभी होगा वर्ग विहीन समाज, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वर्ग का भेद धीरे धीरे कम होता जा सकता है। सारे महत्वपूर्ण कामों के लिए वो अर्थहीन हो सकता है। और सच तो यह है कि जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है। जीवन एक अनंत अपूर्ण यात्रा है, जिसमें हर घड़ी फिर नई अपूर्णता है, हर घड़ी फिर नई समस्याएं हैं, हर घड़ी फिर नई चुनौतियां हैं, और उनको फिर झेलना है। अगर किसी भी दिन समाज पूर्ण हो जाएगा तो मैंने जैसा कहा वो चींटियों का समाज हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर विकास को कुछ शेष नहीं रह जाता है। क्या इस संबंध में आप सोचेंगे? क्या इस संबंध में हम मुल्क में एक हवा खड़ा करेंगे कि पूंजीवाद के गुण हैं और पूंजीवाद के गुणों का सहज विकास होना चाहिए, और जो दुर्गुण हैं उन्हें विदा होना चाहिए। पूंजीवाद का एक ही दुर्गुण है कि पूंजीवाद अभी इतनी संपत्ति पैदा नहीं कर पाया है कि कोई भी दरिद्र न रह जाए। और इसलिए अगर पूंजीवाद को बचना है और उसके साथ स्वतंत्रता को और व्यक्तिगत आजादी को और आत्मा को बचना है, तो कैसे अधिकतम संपदा पैदा हो सके इस दिशा में हमें शोध, खोज और विचार करना जरूरी। और हमारे मुल्क में हालत उल्टी, जिन चीजों की वजह से हम कभी भी संपत्ति पैदा नहीं कर पाए, उन्हीं चीजों को हम फिर सिर पर थोपे चले जा रहे हैं। हम फिर जिनकी वजह से हमने संपत्ति कभी पैदा नहीं कर पाए,
मैंने सुना है कि दक्षिण अमेरिका में एक छोटी सी आदिवासी समाज है। उस आदिवासी समाज में एक एक आदमी अपने खेत पर काम नहीं करता। छोटे छोटे खेत हैं और बीच बीच में पहाड़ियां हैं, खाइयां हैं, फिर छोटे खेत हैं। लेकिन उनका 3-4 हजार वर्ष की संस्कृति यह है कि अपने खेत पर अकेले काम नहीं करना है, सब पास पड़ोस के मित्रों को बुला के काम करना है। तो आज एक खेत पर सारा गांव काम करेगा, फिर सारा गांव यात्रा करके जाएगा और दूसरे खेत पर काम करेगा, फिर यात्रा करके जाएगा और तीसरे खेत पर काम करेगा। फिर इतने लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ भाड़ होगी, बातचीत होगी, नाच गाना होगा, स्वागत समारंभ होगा। तो 3000 साल से एक ही दफे रोटी नहीं जुटा पा रहा है वो समाज। उसके पड़ोस में दूसरा समाज है। उसे ये बात फिजूल मालूम पड़ी कि एक खेत से दूसरे खेत के बीच के फासलों को पार करके सारे लोग इकट्ठे होकर वहां जाएं और वहां काम करें, फिर तीसरे खेत पर जाएं। इस तरह शक्ति और श्रम का अपव्यय हो। इससे तो उचित है कि अपने खेत पर ही आदमी पूरा काम करे। बगल में ही एक समाज है दूसरे आदिवासियों का, वो संपन्न होता चला गया है, और एक समाज है वो विपन्न होता चला गया है। लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता, अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। पश्चिम संपन्न होता चला गया, हम विपन्न होते चले गए। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी कुछ गलत आदतें हैं जीवन के बाबत। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारा दरिद्र होना स्वाभाविक परिणाम है हमारे विचार का। पश्चिम का समृद्ध होना उनका स्वाभाविक परिणाम है उनके विचार का। और आज पश्चिम के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हमको शर्म भी नहीं आती कि हम 5000 साल की पुरानी संस्कृति है और अमेरिका की सारी संस्कृति कुल 300 वर्ष की है। 300 वर्ष की एक बच्चा संस्कृति के सामने 5000 वर्ष की बूढ़ी संस्कृति भीख मांगे और रोज भीख मांगती चली जाए और शर्मिंदा भी ना हो। और मजा यह है, शर्मिंदा होना तो दूर, उल्टा उनको कहे कि वो भौतिकवादी हैं और हम आध्यात्मवादी हैं। बेशर्मी की भी सीमाएं होती हैं, वो भी हमने तोड़ दी। इस देश को एक सुसम्यक, सुसंगत, विस्तारवादी जीवन चिंतन, जीवनवादी जीवन चिंतन, समृद्धि और संपदा को पैदा करने का विचार, स्वावलंबन, चरखा और ग्रामोद्योग जैसी नासमझी की बातों से मुक्ति का प्रयास, तो हम संपदा पैदा कर सकते हैं। और ये देश, मैंने एक रूसी लेखक की डायरी पढ़ रहा था, उसने लिखा तो मैं समझा कि कोई छापे खाने की भूल है। उसने लिखा कि मैं भारत गया और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि भारत एक धनी देश है जहां गरीब आदमी रहते हैं। मैं समझा कि कोई छापे खाने की भूल हो गई। ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। फिर आगे पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि नहीं, भूल नहीं हुई है। वो यही कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि इतना संपदाशाली देश है लेकिन मूढ़ता की वजह से गरीब आदमी वहां रह रहे हैं, वो संपत्ति पैदा नहीं कर पाए। संपत्ति अगर हम शीघ्रता से पैदा नहीं कर पाए तो समाजवाद हमारे ऊपर आ ही जाएगा। उससे सिर्फ दरिद्रता बढ़ जाएगी, सारा देश दरिद्र हो जाएगा और सारे देश की छाती पर एक लोहे का सिकंजा हो जाएगा, सारी स्वतंत्रता खो जाएगी। लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो कि वापस नहीं उठाए जा सकते। एक छोटी सी घटना में अपनी बात पूरी करूंगा। मोहम्मद के एक मित्र थे अली। अली ने एक दिन मोहम्मद से पूछा कि आदमी स्वतंत्र है या परतंत्र। तो मोहम्मद ने कहा कि तू अपना एक पैर ऊपर उठा ले। तो अली ने अपना बायां पैर ऊपर उठा लिया। मोहम्मद ने कहा अब तू अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठा ले। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। मोहम्मद ने कहा दायां पैर भी ऊपर उठा लो। उसने कहा अब ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैंने बायां न उठाया होता तो मैं दायां उठा सकता था। अब तो दायां नहीं उठा सकता क्योंकि बायां मैं उठा चुका हूं। तो मोहम्मद ने कहा तू स्वतंत्र था उठाने के पहले। एक पैर उठाया कि दूसरा पैर जो नहीं उठाया उस संबंध में भी बंध गया है। अभी देश स्वतंत्र है कदम उठाने के पहले, और एक बार उसने समाजवादी कदम उठाया
कि फिर दूसरा कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बंध जाएगा। उसके पहले विचार कर लेना जरूरी है कि हम क्या कदम उठाना चाहते हैं, या सिर्फ हम हवा में घूमते हुए जो ऑटो सजेशंस सारी मुल्क में तैरते रहते हैं, सारी दुनिया में हवा में जो सुझाव तैरते रहते हैं, उन्हीं को पकड़ के चल जाएंगे, या सोचेंगे, विचारेंगे और देश के लिए कोई नया जीवन चिंतन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए कोई धारणा खड़ी करेंगे। मैं समझता हूं मेरा ख्याल आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगर कुछ आपको पूछने को होगा तो is willing to answer any questions. जो कहा तो इसके बारे में ये ऐसा सुनने में आया था कि ये चरखा कोई अर्थव्यवस्था है। अगर ऐसा भी तो गलत है। क्यों? क्योंकि हम जितने पुराने साधन उपयोग करेंगे उतनी ही कम संपदा उनसे पैदा होती है। नवीनतम साधन, नवीनतम तकनीक का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम संपदा पैदा होती है। सवाल संपत्ति पैदा करने का है। और जब एक बार हमारी दृष्टि ये हो जाती है कि चरखा चलाने से काम चल जाए, जब एक दृष्टि पैदा हो जाती है कि बैलगाड़ी से सफर कर ले जो नहीं कर सकता है, तो जेट विमान बनाने की कल्पना और विचार छीन होता है। अगर मुल्क दरिद्र है और आदमी को काम नहीं है, तो हम अधिकतम संपदा पैदा करने वाली व्यवस्था कैसे पैदा हो सके उसका चिंतन करना चाहिए। हमें अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो हम वही खत्म हो जाते हैं। एक आदमी कैंसर से बीमार है और हम कहें कि गांव में तो ओझा ही मिलता है, तो बीमार है तो ओझा से ही इसका इलाज करवा दें, तो ठीक है, ओझा इलाज करेगा, लेकिन कैंसर ओझा से ठीक होने वाला नहीं है। और ओझा के इलाज के कारण हम कैंसर की जो खोज कर सकते थे कि उसका इलाज कैसे हो, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट खतरनाक होते हैं। अगर भारत गरीब है तो मैं कहता हूं कि गरीबी से परेशान होना बेहतर है। सस्ते सब्स्टिट्यूट नहीं खोजने चाहिए, क्योंकि गरीबी की परेशानी हमें उस दिशा में ले जाएगी जहां हम गरीबी को मिटाने के लिए कुछ सोचें। लेकिन अगर सस्ते उपाय हमें मिल गए तो हम आगे भी नहीं बढ़ते, बात वहीं खत्म हो जाती है। और ये जो चरखे की बात है, ये सिर्फ इतनी ही नहीं जितना आप कहते हैं। उसके पीछे जीवन दृष्टिकोण तो ये है, गांधी का जीवन दृष्टिकोण तो यही है कि बहुत बड़े तकनीक और टेक्नोलॉजी के वो पक्ष में नहीं है। वो इसलिए पक्ष में नहीं है कि टेक्नोलॉजी अंत में सेंट्रलाइज करेगी। गांधी विकेंद्रीकरण के पक्ष में, वो कहते हैं डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो चरखा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रतीक है उनका। एक बड़ी मिल होगी तो सेंट्रलाइजेशन होगा, और फिर अगर ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी मशीनों की तो फिर बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगा। सच तो यह है कि अगर सेंट्रलाइजेशन ठीक से हो तो दुनिया के इतने अधिक लोगों को कपड़ा पैदा करने में लगा रखना बिल्कुल पागलपन है, कोई मतलब नहीं है इसका। और एक एक आदमी 4-4 घंटे दिन में चरखा काटते और साल भर में अपने लायक कपड़ा निकाल पाए, ये इतनी बेहूदी बात है आध्यात्मिक अर्थों में भी। क्योंकि एक आदमी अगर 60 साल जिंदा रहता है तो 20 साल तो वो सोने में गंवा देता है। कोई 5 साल खाना खाने में, कपड़े पहनने में, दाढ़ी बनाने में गंवा देता है। कुछ बातचीत करने में, सफर करने में गंवा देता है। 60 साल की जिंदगी में मुश्किल से एक आदमी के पास 15-20 साल होते हैं जिनको हम कहें कि उसके पास लिविंग स्पेस मिलती है उतने दिन के लिए। उसमें आप उससे चरखा कतवाइए और घर में जूते बनवाइए और साबुन बनवाइए घर की, और घर का दंत मंजन बनवाइए, तो आपने उसकी जान ले ली। उसकी जिंदगी में कोई समय नहीं बचा जब वो कुछ और हायर डायमेंशंस में सोचता है, कुछ जीवन की ऊंचाइयों पर सोचता है। मैं आपको ये कहता हूं कि दुनिया में अध्यात्म दरिद्र मुल्क में कभी पैदा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान अगर कभी आध्यात्मिक था तो वो इस कारण था कि उन दिनों हिंदुस्तान के पास समृद्धि थी, थोड़ी सी संख्या के लायक। आपको शायद ख्याल में ना हो, जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के, बुद्ध राजा के लड़के, रामकृष्ण राजा के लड़के, ये सारे राजाओं के लड़कों को कैसे कल्पना उठी अध्यात्म की इतनी। सच तो यह है कि जब बौद्धिक जरूरत
और भौतिक श्रम से आदमी मुक्त होता है तो पहली बार आत्मा ऊंचाइयों में यात्रा शुरू करती। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 वर्षों में अगर दुनिया बची तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मुल्क हो जाएगा। वो उसमें भी आपसे आगे निकल जाने वाला है, क्योंकि जितनी सुविधा होगी, जितना समय होगा, जितनी चेतना खाली होगी, उतनी चेतना के लिए नए आयाम और नई दिशाएं खोजना जरूरी हो जाती है। अन्यथा क्या करेंगे आप? सारा अध्यात्म लीजर में पैदा हुआ है, विश्राम में पैदा हुआ है। और हम जिस अध्यात्म की बातें करते हैं, खासकर गांधी जी, वो आदमी को श्रम में लगा देना चाहते हैं पूरी तरह से, उसका 24 घंटे श्रम में लग जाए। मैं आपको कहता हूं, वो आदमी शरीर के तल से कभी ऊपर नहीं उठ सकेगा, वो शरीर के तल पर ही जिएगा और मरेगा। सारा श्रम उसका शरीर के तल पर लग जाएगा। दरिद्रता मिटानी है, उस आदमी को काम भी देना है, वो ठीक है, लेकिन विधि खोजी जानी चाहिए जो सर्वाधिक नवीनतम, श्रेष्ठतम, अधिकतम उत्पन्न करने वाली, कम से कम श्रम लेने वाली हो। लेकिन गांधी की दृष्टि यंत्र विरोधी है और चरखा उसका सिर्फ प्रतीक है। अगर गांधी का बस चले तो और बड़े यंत्रों को भी विदा करेंगे, क्योंकि उनका दूसरा ख्याल जो मैंने कहा स्वावलंबन का, बड़ा यंत्र परावलंबी बनाएगा। बड़ा यंत्र कैसे स्वावलंबी बना सकता है? और सच तो यह है कि स्वावलंबन की बात भी गैर आध्यात्मिक है, इगोइस्ट है। क्या वजह है कि मैं स्वावलंबी होने की चिंता करूं? क्या वजह है कि आप स्वावलंबी होने की चिंता करें? समाज है, और समाज एक कम्युनल लिविंग है, वो हम सबका इकट्ठा जीवन है। उस इकट्ठे जीवन में स्वावलंबन की बात ही फिजूल है। जो मैं श्रेष्ठतम कर सकता हूं वो मैं करूं, जो आप श्रेष्ठतम कर सकते हैं वो आप करें, और हम एक दूसरे पर निर्भर हों। और सच तो यह है कि हम जितने निर्भर होंगे उतने ही हम प्रेमपूर्ण होंगे, हम जितने निर्भर होंगे उतने ही हम निकट आएंगे। अगर सारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकली हम निर्भर हो जाएं एक दूसरे पर तो युद्ध असंभव हो जाएंगे। युद्ध इसीलिए होते रहे कि एक एक मुल्क स्वावलंबी था। जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजिकली परस्पर निर्भर हो जाएगी कि अमेरिका आपको कार देगा, आप अमेरिका को कपड़े देंगे, चीन आपको गेहूं देगा या रूस आपको मशीनें देगा, उतना ही मुश्किल है युद्ध में उतरना। दुनिया से युद्ध मिटेगा सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि दुनिया इतनी पर निर्भर हो जाए कि किसी से लड़के हम जिंदा ना रह सके एक मिनट, तो युद्ध मिटेगा, नहीं तो युद्ध नहीं मिट सकता। गांधी जी की अहिंसा की बातों से युद्ध नहीं मिटने वाला। युद्ध मिटेगा टेक्नोलॉजी इतनी सेंट्रलाइज्ड हो जाए कि कोई मुल्क स्वतंत्र खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, कोई प्रदेश स्वतंत्र खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, कोई आदमी अलग खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। तो जगत में एक नए तरह का जीवन शुरू होगा जो युद्धहीन होगा, और एक नई तरह की शांति उत्पन्न होगी। मैं पक्ष में नहीं हूं विकेंद्रीकरण के, और आध्यात्मिक कारण मानता हूं विपक्ष में होने के। और वो चरखा उतनी ही बात नहीं, उसके पीछे पूरी फिलोसफी है गांधी की। गांधी के लिए चरखा सिर्फ प्रतीक है और पूरा दर्शन है उसके पीछे उनका। आचार्य जी, आपके विचार तो बहुत क्रांतिकारी हैं और आपने उनको बड़े स्पष्ट रूप से रखा है। इन विचार के प्रचार की कुछ योजना भी आपके सामने है? वो आप सोचेंगे इसी ख्याल से मैंने विचार रखा। मेरे पास तो कोई योजना नहीं है, विचार मेरे पास है। प्रतीक्षा में हूं उन मित्रों की जिनकी योजना होगी तो मेरे विचार काम में आ जाएंगे। मेरे पास कोई योजना नहीं है, विचार मेरे पास है, वो मैं कह सकता हूं, समझा सकता हूं। योजना तो कुछ मित्र इकट्ठे होंगे तो बनेगी। तो भोगी भाई का यही ख्याल था कि यहां कुछ मित्र मिलेंगे तो सोचेंगे, उसी ख्याल। मेरे पास योजना नहीं है, हो भी नहीं सकती।